आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और मुल्क में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी वाजे किया कि वह शहरियत तरमीमी कानून से मुंसलिक अर्जियों की समाअत उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक इस सिलसिले में मुल्क भर में जारी तशद्दुद रुक नहीं जाता। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने यह तबसरा उस वक्त किया जब वकील पुनीत कुमार धांडा ने CAA को आईनी करार देने के ताल्लुक से अपनी अर्जी का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। जस्टिस बोबडे, जस्टिस BR गोवाई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अर्जी में किए गए मुतालबे पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर कानून अपने आप में आईनी ही माना जाता है, इसको आईनी करार देने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कोर्ट का काम इसकी आईनी जवाजियत को परखना है। जस्टिस बोबडे ने धांडा से कहा कि आप एक वक्त कानून के तालिबे इल्म रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। पहली बार मैंने इस तरह की दरख्वास्त सुन रहा हूँ। अदालत उस्मा को कानून की आईनी जवाजियत परखनी होती है, ना कि उसे आईनी करार देना होता है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मुल्क भर में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस तरह की अर्जियों से मसले का हल नहीं हो सकता। धांडा ने CAA की हिमायत में अर्जी दायर की है और उन सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने का मुतालबा किया है जिन्होंने बदनामी फैलाने में किरदार अदा किया। अर्जी गुजार ने CAA को आईनी करार देने का भी अदालत से मुतालबा किया था। वाज़ेह रहे कि CAA की आईनी जवाजियत को चैलेंज करने वाली 60 से ज़ायद अर्जियाँ अदालत में दायर हुई हैं, जिन पर गुज़िश्ता 18 दिसंबर को अदालत ने मरकज़ को नोटिस जारी किया था। इस माह के तीसरे हफ्ते में इन अर्जियों पर समाअत होनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा माली साल के आम बजट से कबल जुमेरात को मुल्क के सरकर्दा माशी माहिरीन के साथ मुज़ाकरा किया। नीति आयोग भवन में मुनाकिद इस इजलास में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल, वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन राजीव कुमार भी मौजूद थे। गुफ्तगू में मुल्क के सामने चैलेंजेस और मसाइल पर गौर व खौज किया गया। इजलास में सनती तंजीमों और कलीदी सनती घरानों के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर समाज में सफबंदी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए जुमेरात को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गलत माशी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तानी मईशत तबाही की तरफ जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तर्जुमान जयराम रमेश ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में नामा निगारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून और कौमी शहरियत रजिस्टर NRC के सिलसिले में हलचल मची हुई है, लेकिन हुकूमत सफबंदी की सियासत कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत में मईशत की हालत के सिलसिले में कोई नहीं है। उन्होंने कहा माशी सूरत हाल बहुत संगीन है, अगले 1-2 बरस में तो और भी सूरत हाल नाजुक होने वाली है। सरमायाकारी नहीं हो रही है, नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई जा रही हैं। ज़राअत में बहरान की वजह से किसान और खेत मजदूर मुतासिर हैं। रियासतों की माली हालत बहुत बिगड़ रही है। इसकी एक ही वजह है कि मोदी हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियाँ, मोदी हुकूमत की गलत माशी तरजीहात। रमेश ने हुकूमत के आदाद व शुमार के हवाले से कहा कि साल 2019-20 में मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP में इजाफे की शरह 5% होगी। मुल्क का सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक GDP की शरह 4.5% ही होगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मईशत में गिरावट के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मईशत में इस्लाह की उसकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए थी, लेकिन उसने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। प्रियंका गांधी ने जुमेरात को ट्वीट किया कि मईशत पर बीजेपी हुकूमत को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन अब मईशत में इस्लाह का मामला ठंडे बस्ते में बंद है। DP में इजाफे के अंदाजे बताते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 15 सिफारतकारों पर मुश्तमिल एक वफ़द सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच वादी में माबाद 5 अगस्त पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लेने की गरज से जुमेरात को वारद श्रीनगर होकर सीधे बादामी बाग इलाके में वाक़ फ़ौज की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां सीनियर सिक्योरिटी अफसरों ने उन्हें कश्मीर की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बता दें कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात की तनसीख और रियासत को 2 वफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के 5 अगस्त के फैसलों के बाद किसी गैर मुल्की वफ़द का ये दूसरा दौरा कश्मीर है। इससे कबल 23 अरकान पर मुश्तमिल एक यूरोपीय वफ़द
29 अक्टूबर 2019 को हालात का जायजा लेने के लिए वादी गया था। इंतहाई दाएं बाजू की सोच के हामिल यूरोपीय अराकीन पार्लियामेंट पर मुश्तमिल इस वफद ने दफ़ा 370 की मनसूखी को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा था कि वो यूरोपीय यूनियन को कोई रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे। हुस्न इत्तेफाक ये है कि साबिका यूरोपीय यूनियन के वफद की तरह ये वफद जो अमेरिका, अफ्रीका, वियतनाम, बांग्लादेश, नॉर्वे, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के सिफारतकारों पर मुश्तमिल है, वारिद श्रीनगर होते हुए बराह रास्त बादामी बाग इलाके में वाक़ फ़ौज की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर पहुँचे और वहाँ से एक निजी होटल में तशरीफ़ लेकर मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। वफद को बादामी बाग बरास्ता मसरूफ़ तरीन मौलाना आज़ाद रोड पहुँचाया गया ताकि वो देख सकें कि वादी में हालात साजगार और बामुताबिक मामूल हैं। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की वफद से मुलाकात होने वाले अवामी वफूद हुकूमती चुनिंदा हैं। उन्होंने कहा कि वफद से मुलाकात करने वालों में बाद सियासी शख्सियतें भी शामिल थी, ताहम वादी की तिजारती अंजुमनों ने मुतज़क्किरा वफद से मिलने से बाइकआउट किया। उधर मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों के वफद के दौरे वादी के पेश नज़र जुमेरात को जहां एयरपोर्ट रोड पर कई अहम मकामात पर 5 अगस्त से नस्ब बैरिकेड्स को कहीं कुल्ली तो कहीं जुज़वी तौर पर हटाया गया, वहीं हिसास इलाकों और अहम चौराहों और चौकों पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे और पुलिस की गाड़ियों को खड़ा किया गया था। अलावांजी वफद के दौरे वादी के पेश नज़र श्रीनगर के हिसास इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से सिक्योरिटी फोर्सेस अहलकारों की तरफ से राहगीरों और गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला भी शुरू हुआ था। करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के लिए राहें हमवार हो गई हैं। करीमनगर में तीनों डिवीजन्स के लिए रिजर्वेशन पर एतराज़ पर अदालत की सिंगल बेंच ने करीमनगर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 9 कॉरपोरेशन नोटिफिकेशन जारी किया था। सिंगल जज के फैसले को रियासती हुकूमत ने चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत की अपील को कबूल किया और एक उबरी हुक्म जारी किया जिसने ताज़ा तरीन सिंगल जज के फैसले पर रोक लगा दी। शेड्यूल के मुताबिक करीमनगर कॉरपोरेशन के लिए 24 जनवरी को पोलिंग होगी और नताइज का 27 जनवरी को ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर व सरबराह टीआरएस चंद्रशेखर राव ने बल्दी इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियात और कॉरपोरेशन में पार्टी की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करने की वज़रा और अरकान असम्बली पर जोर दिया। उन्होंने आज बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना भवन में पार्टी के अरकान असम्बली के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। अरकान असम्बली के अलावा असम्बली हल्के इंचार्ज को भी इजलास में मदऊ किया गया। चीफ मिनिस्टर ने इस इजलास में रियासती वज़रा और अरकान असम्बली में काउंसलर्स और कॉरपोरेटर्स के बी फॉर्म हवाले किए। अरकान असम्बली अपने अपने बल्दियात और कॉरपोरेशनों में ख्वाहिशमंद अफराद की फहरिस्त चीफ मिनिस्टर केसीआर को पेश की। चीफ मिनिस्टर केसीआर इजलास से खिताब करते हुए बल्दी इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने पर तवज्जो देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तमाम 120 बल्दियात और 9 कॉरपोरेशन में टीआरएस को कामयाबी हासिल होने वाली है। टीआरएस पार्टी को अपोजिशन जमातों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। पार्टी को बागियों का ज़्यादा परेशानी का सामना है। केसीआर ने बागियों को मुकाबले से दस्तबरदार करवाने की तरगीब देने का मशवरा दिया। केसीआर ने पार्टी में आने वाले नए कायदीन और पुराने कायदीन को साथ लेकर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत दी। अभी आने वाले चुनाव में तेलंगाना कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल की इलेक्शन होने वाला है। अभी जनता का महल देखे तो पूरा टीआरएस की आने का संभावना है। तेलंगाना बनने के बाद हर एक म्यूनसिपालिटी में पानी का सुविधा पूरा हो चुका है और पूरा रोड्स भी डेवलप हो चुका है। ऑल पुअर पीपल को डेवलपमेंट एक्टिविटीज अच्छी तरह से हो रहे। उसके लिए अभी जब इलेक्शन में टीआरएस को जिताने के लिए पूरा जनता तैयार है। पूरा से पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपालिटीज टीआरएस जीतने का उम्मीद है केसीआर नेतृत्व में और टीआरएस की वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की जो म्यूनसिपल मिनिस्टर है उसका ऑब्जर्वेशन में पूरा जीतने का उम्मीद है। ఎన్నికల్లో సూక్ష్మంగా ఏదైనా పొరపాట్లు జరగకుండా ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయాలి, ఒక నియోజకవర్గం 2-3 జిల్లాల పరిధిలో ఉంది కాబట్టి బి ఫామ్ అంటే ఏ ఫామ్లు ఏ విధంగా కలెక్టర్కు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వాలనేది, అలాగే అనేక మంది మరి చాలామంది పోటీ పడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఏ విధంగా నచ్చజెప్పాలి, వాళ్ళందరినీ కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకోవాలి। భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి నచ్చజెప్పి జాగ్రత్తగా చేసుకోమని చెప్పి మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పుడు 72 సంవత్సరాలు అయింది
మా కరీంనగర్ జిల్లా కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ మున్సిపాలిటీలో డబ్బులుంటే మాత్రమే అభివృద్ధి పనులు జరిగేవి. తద్వారా నిధులు లేక మున్సిపాలిటీలలో అభివృద్ధి జరగక 40-50 సంవత్సరాల కింద ఆ ఇల్లు కట్టుకొని వారి ఇంటి ముందు ఇప్పటికి కూడా మట్టి రోడ్డు కనబడడం, ఏ రోజు కూడా ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా మున్సిపాలిటీ నిధులు ఇవ్వకపోవడం వలన అభివృద్ధి కుంటుపడ్డది. గ్రామాలన్నీ కూడా కుగ్రామంగా మారినాయి, పట్టణాలు కుగ్రామంగా మారే పరిస్థితి ఉండే. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిధులు లేక ఇబ్బంది పడుతూ ममलिकती और मरकजी वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि शहरियत तरमीमी बिल पर जो एतराज़ है इसको सुधारने के लिए मरकजी हुकूमत तैयार है। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के मीट द प्रेस में मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि NRC पर वज़ीर आज़म का बयान दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि NPR में किसी को दस्तावेज़ पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल और NPR से 130 करोड़ आवाम को कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने कहा जो रियासत इसका इनकार कर रही है उनसे मरकजी हुकूमत बातचीत करते हुए तमाम शक व शुबात दूर करेंगी। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग आवाम को खौफजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल के ज़रिए कितनों को शहरियत दी जाएगी उसकी तादाद मौजूद नहीं है, अभी इसके क़वायद और शराइत तैयार किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि ये एक सेकुलर मुल्क है, शहरियत तरमीमी बिल किसी एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके बावजूद तुलबा और दानिश्वर सड़कों पर निकल आ रहे हैं, जबकि वेबसाइट पर आवाम के लिए कानून की कॉपी सामने है। अगर कोई एतराज़ वाली बात है तो बताएं, इसको हुकूमत सुधारने के लिए तैयार है। उन्होंने दीगर मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हैदराबाद को दारुल हुकूमत बनाने का मरकज़ी हुकूमत का कोई इरादा नहीं है और ना ही कोई तजवीज़ किसी ने पेश की है। उन्होंने कहा कि JNU के वाक़े की तहकीकात चल रही है, खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के नाम पर क्यों को लोगों के बीच में एक रेखा ला रहे हैं। उनको वो लोग घर में रह के भी सोशल मीडिया में खिलाफ भाषण दे रहे हैं, हाथ का निकाल देंगे, पैर निकाल देंगे, ऐसा बोल रहे लोग। इसके लिए उनको थोड़ा शांति, उनको भी शांति रखना चाहिए, अच्छे हेल्थ ठीक होना चाहिए। इसके लिए वो को अंदर रखिए। हम वो निर्णय नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार, हमारा नहीं, केंद्र सरकार निर्णय ले लेते हैं। प्रिवेंटिव अरेस्ट जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ है केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का सरकार का निर्णय है। जो भी प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है अभी जेल के अंदर होगा, घर के अंदर होगा, घर में प्रिवेंटिव अरेस्ट करके वो जम्मू कश्मीर का निर्णय है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार का निर्णय नहीं है। डिटेंशन सेंटर के बारे में डिटेल बताया मैं, डिटेंशन सेंटर किसके लिए है, डिटेंशन क्या यूज़ है। कोई भारत के मुस्लिम को ना नहीं तो हिंदू को ना क्रिश्चियन को उसमें नहीं लगाते, विदेश के लोगों को टेम्पररी वीज़ा एक्सपायर होते हैं उसके लिए लगाते हैं, वो डिटेंशन सेंटर है। आज देश में क्या प्रचार कर रहे हैं, हैदराबाद जो मुस्लिम है उसके लिए एक डिटेंशन सेंटर होगा, निज़ामाबाद का मुस्लिम के लिए उनके डिटेंशन सेंटर होगा, नालगोंडा में मुस्लिम को उनका डिटेंशन सेंटर, ये प्रचार करें। ये दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री बोले हैं ऐसा डिटेंशन सेंटर कोई मुस्लिम भारत के सिटीजन के लिए नहीं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत दस्तूर में तरमीम लाते हुए रियासतों में बहरान पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जो कानून बना रही है वो रियासतों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। JNU में RSS की गुंडागर्दी होती है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन की सदर आयशी घोष पर मुकदमा दायर किया जाता है। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ बात करने वालों को मुल्क का गद्दार करार दिया जाता है। BJP वाले मुल्क को हिंदू मुल्क कहने पर खामोशी इख्तियार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान मजहबी मुल्क है लेकिन हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, लेकिन BJP मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने करीमनगर MP संजय के बयान की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बम फेंकेंगे और तलवार उठाने की वो बात कर रहे हैं। माजी में उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐसी इश्तियालंगेज़ तकरीर की थी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था, तो ऐसे में संजय के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और मुल्क के सभी शहरियों को हिंदू करार देने वाले RSS के सरबरा मोहन भागवत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साबिक रुकन काउंसिल रामुलू नायक ने कहा है कि TRS में अली बाबा और 420 चोर हैं जिन्होंने अवाम से किए वादों को पूरा नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR और KTR ने असेंबली में मंशूर और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात
में किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ आवाम से झूठ बोला है। ना तो पार्क्स कायम किए गए हैं, ना ही प्लेग्राउंड्स का पता है। बेरोजगारों को रोजगार भत्ता तक नहीं मिला, लेकिन केसीआर के खानदान को मुलाजिमत मिल गई। 4000 झील की सफाई का दावा किया गया, लेकिन 2000 झीलों पर कब्जे कर लिए गए। डबल बेडरूम्स का पता नहीं है। हॉस्पिटल्स की हालत बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि करीमनगर को लंदन और हैदराबाद को डलास बनाने का केसीआर ने ऐलान किया था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। रामलू नायक ने कहा कि आइंदा हुकूमत कांग्रेस की ही बनेगी। म्यूनसिपैलिटी इंतखाबात में अगर अवाम मजलिस को वोट देंगे तो वो टीआरएस को वोट देने के बराबर होगा। मशहूर समाजी कारकुन मेधा पाटकर ने शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैदराबाद में मुनक्किद एक कन्वेंशन से खिताब किया। इनके अलावा इस कन्वेंशन को दीगर कई तंजीमों के सरबराहान ने भी खिताब किया। वो पूरे देश की जनता के हैं। विद्यार्थियों के अगुवाही के लिए हम उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ जो हिंसक हमले हो रहे हैं उसका धिक्कार करते हैं। हमारी मांग है कि जेएनयू हो, कि जामिया मिलिया हो, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहाँ हुए सभी हिंसक प्रकारों की तत्काल जांच होकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कह रहे हैं कि हमने ये किया, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, इसका मतलब दिल्ली पुलिस उनके साथ है। और दीपिका पादुकोण जैसी कलाकार हो या योगेंद्र यादव जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनके साथ भी जो हो रहा है वो भी बहुत ही खतरनाक अन्यायकारक है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसकी कोई ज़रूरत इस देश को नहीं है। 1955 का कानून काफ़ी है और उसके आधार पर शांति से अपनी अपनी नागरिकता का अभिमान रखते हुए इस देश के तमाम धर्म और जाति के लोग चलते आए हैं। हमें चाहिए कि संविधान का पालन करें। और जो एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो एनआरसी की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि 2003 में जो भी रूल्स लाए गए हैं उन रूल्स में कागजात कौन से चाहिए यहाँ से लेकर जबरदस्ती करने तक, और जो कागजात नहीं देगा उन पर कानूनी कार्रवाई और सजा दिलाने तक के नए नियम लागू किए गए जो वाजपेयी सरकार के समय हुए। तो उसके आधार पर अभी एनपीआर चलेगा और उसके आधार पर एनआरसी होगा। तो जो आसाम में हुआ है, लाखों लोगों को, न केवल मुसलमानों को लेकिन हिंदुओं को भी बाहर किया जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा चिंता है हमारी मेहनत कश जनता की, जो कि आज उनके लिए जो कानून है वो बदलने के कारण भी बेरोजगारी और ठेका मजदूरी और सब कुछ अन्याय भुगत रहे हैं। उनके जल जंगल ज़मीन छीने जा रहे हैं और उनकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है, क्योंकि उनके पास कोई कागजी खेल दिखाने के लिए कागजात उपलब्ध नहीं होते हैं और उनका योगदान भी कहीं गिना नहीं जाता, जैसे आज़ादी आंदोलन में मुस्लिम समाज का योगदान भी। First of all, I will request. जैसे आंदोलनकारी वहाँ मध्य रात्र के बाद भी संवाद करते रहे। तेलंगाना हाई कोर्ट में सीए और एनआरसी के खिलाफ वकला ने एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर वकला ने दस्तूर की तमहीद पढ़ी। इस एहतजाज में खवातीन वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से संक्रांति त्यौहार के मौके पर सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और श्रीकाकुलम के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 14 जनसाधारण संक्रांति खुसूसी ट्रेनों को विजयवाड़ा तथा विशाखापट्टनम के साथ साथ विजयनगरम और राजमंड्री के लिए चलाया जा रहा है। इसी दौरान सिकंदराबाद और काचीगुड़ा स्टेशनों में प्लेटफॉर्म की टिकट की कीमत को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। ये इजाफा 20 जनवरी तक रहेगा। ये इजाफा प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले अफराद की तादाद के बहाव को बाकायदा बनाने और त्यौहार के दौरान सफ़र करने वाले आवाम को होने वाली दुश्वारियों को कम करने के लिए किया गया।
मुल्क के मुमताज़ सियासी रहनुमाओं, दानिश्वरों और असातिज़ा ने कौमी राजधानी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जुमेरात को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में नकाबपोशों के हमले के खिलाफ शहरियों का मार्च निकालकर वाइस चांसलर M जगदीश कुमार को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। तलबा के खिलाफ किए गए हमले की मुखालिफत में शहरियों के मार्च ने गैर जानिबदार अदालती तफ्तीश करवाने का मुतालबा किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, CPIM के साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रकाश कारत, साबिक राज्यसभा रुकन बृंदा कारत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के जनरल सेक्रेटरी D राजा, मारूफ सोशलिस्ट रहनुमा शरद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन मनोज झा, मुमताज़ वकील प्रशांत भूषण समेत कई सियासी रहनुमाओं ने कौमी दारुल हुकूमत के मंडी हाउस से वजारत दिफा वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के सामने तक मार्च किया। इसमें JNU के असातिज़ा और तलबा समेत दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के तलबा व असातिज़ा ने हिस्सा लिया। रैली में शिरकत करने वाले तलबा और असातिज़ा ने अपने अपने हाथों में तख्तियाँ और बैनर लिए जगदीश कुमार के इस हमले में शरीक होने का इल्ज़ाम आयद किया और मोदी को हुकूमत से उन्हें फिलफौर बर्खास्त करने का मुतालबा किया और नकाबपोश हमलावरों को बिला ताखिर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मुरली मनोहर प्रसाद सिंह और JNU टीचर्स एसोसिएशन और JNU तलबा यूनियन की रहनुमा वगैरह भी इसमें शामिल थे। हिंदुस्तान की 2 ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर PV सिंधु और साइना नेहवाल ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में जुमेरात को खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, लेकिन समीर वर्मा और HS प्रणय की शिकस्त के साथ मर्द क्लास में चैलेंज खत्म हो गया। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन और मशहूर सोशल वर्कर डॉक्टर गुत्ता मुनिरत्नम को मुप्पावरपु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड्स स्वर्ण भारत ट्रस्ट की जानिब से शुरू किए गए। इस ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू की अहलिया ऊशम्मा है। ये कौमी अवार्ड शिल्पा कला वेदिका में मुनक़िद एक तकरीब में दिए गए। इस तकरीब से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, फिल्म एक्टर्स वेंकटेश और महेश बाबू के अलावा दीगर कायदीन ने खिताब किया। सांस्कृतिक इतर विभागाల మంత్రి శ్రీ వి శ్రీనివాస్ గౌడ్, స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్, శ్రీ తనికళ్ళ భరణి గారు, మన యొక్క కార్యక్రమ నిర్వాహకుడు శ్రీ జొన్న విత్తుల, సాహితీవేత్త, ప్రఖ్యాత సినీ గీత రచయిత, అలాగే శ్రీ అనంత శ్రీరామ్, అలాగే ఈరోజు ఈ వేదికను ద్వారా మనకి చక్కని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందించిన యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సాంస్కృతిక సలహాదారు శ్రీ కిషన్ రావు గారు, ఈరోజు వివిధ రంగాల నుంచి భాగ్యనగరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క అనేక మంది పెద్దలు ఇచ్చేశారు. మీ అందరికి కూడా నేను మొట్టమొదటిగా ఈ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అందజేస్తున్నాను. ఈ సంక్రాంతి మనందరి యొక్క జీవితాల్లో మంచి క్రాంతిని తీసుకురావాలని, నవ్య క్రాంతిని, మనకు రాబోయే రోజుల్లో మరింత సుఖాన్ని, సంతోషాన్ని, శాంతిని, ఐకమత్యాన్ని ప్రసాదించాలని మనందరం కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుతున్నాను. నేను ఎక్కువగా ప్రసంగం చేయదలుచుకోలేదు. ఈ సంక్రాంతి వ్యవసాయ ఆధారితమైన పండుగ. మన దేశం కూడా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంది. అందుకని ఈ వ్యవసాయంతో ముడిపడి పదసీమలకు కొత్త క్రాంతినిచ్చే సంక్రాంతిని మనందరం కూడా మొదటి నుంచి చాలా ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటూ ఉంటాం. ఈరోజు అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మీ అందరితో సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ముఖ్యంగా పెద్దలు, గౌరవనీయులు మన ఉపరాష్ట్రపతి గారు శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు కోసం సంక్రాంతి సంబరాలు మన భారత ఉపరాష్ట్రపతి పెద్దలు గౌరవనీయులు వెంకయ్య నాయుడు గారు మరియు శ్రీమతి ఉషమ్మ గారు వారు సంక్రాంతి సంబరాలు నిర్వహించినందుకు నేను నా తరఫున
భారత ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారు, శ్రీమతి ఉషా వెంకయ్య నాయుడు గారు, తెలంగాణ గవర్నర్ శ్రీమతి తమిళసై సౌందరరాజన్ గారు, గౌరవ పెద్దలు హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ గారు, రాష్ట్ర మంత్రి, ఈ భారతదేశంలోనే ఐటీ రంగంలో ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ హైయెస్ట్ బెంగళూరు కన్నా ముందు వరుసలో ఈరోజు ఉన్న సంగతి. అంచెలంచెలుగా ఈరోజు మా ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు కానీ ఇంకా ఇతర సంబంధించిన అధికారులు కానీ ఈరోజు మనం కష్టపడుతున్న తీరు, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా కలిసిమెలిసి ఒక అన్నదమ్ముల సముద్రంలో లక్షల క్యూసెక్లు కలిసిపోతున్న నీటిని వాడుకోవాలని చెప్పి ఈరోజు గొప్ప ప్రణాళికలు కూడా ఈరోజు ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నారు. కనుక దయచేసి పెద్దలు మీరందరూ కూడా దిశనాహంకారం నీకు అలంకారం, నీ పలుకుల నిండా కొరివికారం, కోపం నీకు వజ్రాల ముక్కు పుడక, సంగీత సాహిత్యాలు నీ చెవులకు లోలకులు, నీ చూపు సొడకత్తి, నీ నవ్వు పూల గుత్తి. నువ్వు ఒక మతివి కాదు శతమతివి, చిత్రసీమకి నువ్వు ఒక భారమితివి, కథానాయకుల మార్గంలో నువ్వు ఒక నూతన గతివి, నువ్వు భద్రకాళిలా కనిపించే భారతివి, నువ్వు పులితోలు కప్పుకున్న గంగిగో. Very, very happy Sankranti to all of you. It's a real pleasure and honor to be here with Vice President Venkaiah Naidu garu and the governors and all eminent personalities who've come here on this wonderful occasion. We've seen over decades, India has grown tremendously in all the sectors. We've rapidly improved in our growth, whether it's the industrial sector, whether it's infrastructure, whether it's President of India, Sri Venkaiah Naidu garu, and all the governors. It's an honor for me being here. Indaka GMR garu annattu, it was really inspiring, sir, giving back to the society. It was very, very inspiring. And even I'm being involved with these two amazing organizations called Heal a Child and Andhra Hospitals. They've been doing some amazing work for all the children. And I would like to... నిర్ణేతల కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయమూర్తి శ్రీ లావు నాగేశ్వరరావు గారి అధ్యక్షతన భారత ప్రభుత్వ రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి విభాగ కార్యదర్శి శ్రీ జి సతీష్ రెడ్డి గారు, రిటైర్డ్ సివిసి శ్రీ కేవి చౌదరి గారు, జిఎంఆర్ గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ గ్రంథి మల్లికార్జునరావు గారు, చెన్నైకి చెందిన ప్రముఖ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మరియు వ్యాఖ్యాత శ్రీ ఎస్ గురుమూర్తి గారు, మా స్వర్ణ భారత్ ట్రస్టీ ఆయన శ్రీ ఆచార్య. सुप्रीम कोर्ट मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के बेशतर दफात को गैर मौसर करने के बाद मवासिलात समेत मुख्तलिफ खिदमात पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर जुमे को फैसला सुना सकता है। जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस BR गोई और जस्टिस सुभाष रेड्डी की बेंच ने तमाम फरीकों की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलाइल पेश करते हुए कहा था कि रियासत में अमन बहाली के लिए पाबंदियां लगाई गई। मुल्क की जमहूरी सियासत की मोतबरियत को ख़राब करने वाली बढ़ती हुई दौलत की ताकत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए नायब सदर जमहूरिया हिंद और राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने इस खतरे की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर पार्लियामेंट के जरिए मौसर ख़वानीन और बैक वक्त इंतखाबात पर जोर दिया है। आज हैदराबाद में फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम सियासत में दौलत की ताकत पर मुनक़िद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए हुकूमतों और सियासी पार्टियों दोनों के ज़रिए दौलत के बेलगाम इस्तेमाल के असबाब और उसके नताइज पर तवील गुफ्तगू की। वेंकैया नायडू ने कहा कि ये एक हकीकत है कि एक लखपति के पास ईमानदार और बहुत ज़्यादा मुस्तहक कम आमदनी वाले हिंदुस्तानियों की कीमत पर MP और MLA बनने के लिए ज़्यादा बेहतर इम्कानात हैं।
उन्होंने मौजूदा लोकसभा के 475 अरकान की असासों का तस्करा किया, जो कि 533 अरकान का 88% हैं, जिनके ऐलान करदा असासों की जांच पर पता चला कि वो करोड़ों में हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि सियासी निज़ाम के ज़रिए दो वाज़े खलफशार जमहूरी सियासत में हैं को फौरी एहसास के साथ दूर करने की ज़रूरत है। सबसे पहला, सियासत और इंतखाबात में बेहिसाब और गैर कानूनी बेतहाशा दौलत का इस्तेमाल है। दूसरा, बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ढांचा, मियारी तालीम और हिफ्ज़ान सेहत और तरक्की और मुलाजमत के मौक़े को यकीनी बनाने के तवील मुद्दती अहदाफ की कीमत पर मुख्तसर मुद्दती मफादात के साथ हुकूमतों के ज़रिए राय दहिंदगान को राग़िब करने की बढ़ती हुई कोशिशें हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।